अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट टाइम हमने जो है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा था। आज जो है वो बेसिकली हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। वो क्या है, हमारे पास 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पुराने कदीम अबैकस से लेकर जो एनालिटिकल इंजन आया था वहाँ तक की डेवलपमेंट में हमने इन सब जो है वो कंप्यूटर सिस्टम्स को या फिर कंप्यूटर डिवाइसेस को 5 जनरेशन्स में जो है वो डिवाइड किया। वो जनरेशन्स हमने जो है वो आज डिस्कस करनी है। अगर आप लोग इस चार्ट के थ्रू करेंगे तो आप लोगों के लिए जो है वो रीड करना या फिर समझना आसान हो जाएगा, जिसको हम वन बाय वन जो है वो थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे तो थ्योरी बेस्ड ये लेक्चर है, इसको वैसे पढ़ेंगे तो आप लोग जो है वो समझ नहीं पाएंगे कि हमने किस तरह करना है। और इतनी ज़्यादा थ्योरी देख के बच्चे वैसे भी घबरा जाते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो वन बाय वन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, जनरेशन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड था 1940s टू 1950 और इसको बेसिकली वैक्यूम ट्यूब के बेस पे बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये वैक्यूम ट्यूब बेस था, जिसमें कैथोड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था और कुछ एडिशनल एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए थे। इसकी स्पीड बहुत लिमिटेड थी और इतना मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो प्लेस बहुत ज़्यादा जगह घेरता था, इसलिए मैस भी उतना ही ज़्यादा क्रिएट हुआ था। बहुत ही महंगा था, कॉस्टली था। इसमें सिग्निफिकेंट पावर बहुत ज़्यादा पावर जो है वो बहुत ज़्यादा लेता था। उसके बाद हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। आजकल के सिस्टम्स भी हीट प्रोड्यूस करते हैं, बट इसका हीट प्रोड्यूसिंग लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा था। इनपुट पंच कार्ड के थ्रू होती थी और आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के थ्रू जो है वो आउटपुट जनरेट करता था। मशीन लैंग्वेज जो थी ये किस पे बेस करता था, बिल्कुल जो है वो इसेंशियल प्रोग्रामिंग बेस थी। और अगर इसमें जो है वो हम लोग एग्जांपल्स की बात करें, मिनी मेन फ्रेम हमारे कंप्यूटर इसमें अलाई करते हैं। यूनिवेक IBM 605 जो भी बिजनेस की मशीन थी तब, मार्क 1 सारे के सारे किस में अलाई करते हैं, हमारी फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1950 से लेकर 1960 तक था और ये ट्रांजिस्टर बेस्ड था। अगर ट्रांजिस्टर को आप देखें तो ट्रांजिस्टर क्या है, हमारे पास साइज़ में बहुत छोटा है और जब साइज़ इसका छोटा है तो ऑब्वियसली ये सिस्टम में भी जगह जो है वो कम घेरेगा और सिस्टम का साइज़ भी छोटा होगा। स्टिक्स की बात करें तो जब वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से चेंज किया तो इसकी ऑब्वियसली इसकी जो है वो एफिशिएंसी इन्हांस हुई, एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हुई। ट्रांजिस्टर अडॉप्ट करने से क्या हुआ, कंप्यूटर के साइज़ में कमी आई, स्पीड अप हुआ और मेमोरी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हुई। उसके बाद ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी था। ऑब्वियसली जब हमारी जो है वो इतने बड़े साइज़ की चीज़ को इतनी सी साइज़ की चीज़ से जो है वो रिप्लेस किया जाएगा तो कॉस्ट तो ऑब्वियसली कम होगी। उसके बाद इनपुट आउटपुट ये किसके थ्रू लेते थे, या तो पंच कार्ड रीडर के थ्रू, मैग्नेटिक टेप के थ्रू, मैग्नेटिक डिस्क या फिर प्रिंटर्स के थ्रू जो है इनपुट और आउटपुट का काम करते थे। असेंबली लैंग्वेज इसमें फर्स्ट टाइम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती थी वो कौन सी थी, असेंबली लैंग्वेज। अगर इसमें हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट टाइम जो है वो फोर्टन और कोबल सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो है वो यूज़ हुई थी। इसके सम एग्जांपल्स जो हैं वो उसमें यूनिवेक 2 आ जाता है, IBM 7030 आ जाता है, उसके बाद GE 635 जो है वो इसके सम एग्जांपल्स है। इसमें से 2-3 कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लॉन्ग में भी आता है तो आप लोग जो है वो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स अपनी वर्डिंग में लिख के जो है वो अच्छे नंबर जो है वो गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थर्ड जो है वो जनरेशन की तरफ। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1960 से लेके 1970 तक था और इसको किस बेस पे बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस पे जो है वो इसको डिज़ाइन किया गया था। इसकी बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स से जो है वो इस चिप बेस्ड जो है वो ये डिज़ाइन की गई थी सेकंड जनरेशन। और IC चिप्स ने क्या किया, इसको स्पीड अप किया, इसकी मेमोरी में जो है वो मेमोरी इंक्रीज़ की। फिर ना सिर्फ इसके साइज़ में रिडक्शन की बल्कि कॉस्ट में भी जो है वो इफ़ेक्टिव हुआ, कॉस्ट भी कम हुई इसकी और एनर्जी भी कम जो है वो लेता था सिस्टम को रन करने के लिए। उसके बाद ये जो है वो पहला कंप्यूटर था जिसमें कीबोर्ड और मॉनिटर को जो है वो लॉन्च किया गया था। फिर एट द सेम टाइम आप मोर देन वन जो है वो मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन कर सकते थे एट द सेम टाइम। अगर आप बात करें इंटेल कंप्यूटर की तो इंटेल इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर द इंटेल 4004 इन नवंबर 1971। इसको लाजमी याद कीजिएगा क्योंकि ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो MCQ से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। एग्जाम्पल्स में जो है वो IBM 360 CDC 3300 और 6600 जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1970 से लेकर आज तक के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स आप यूज़ कर रहे हैं अभी तक जो है वो 4th जनरेशन इन है, मतलब आप यूज़ कर रहे हैं। और ये किस बेस पे बनाए गए थे, माइक्रो प्रोसेसर बेस पे। अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो
क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर था, तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर बेस जो थे वो माइक्रो कंप्यूटर्स कहा गया था, क्योंकि इनका साइज़ कम था। और इसका बेसिक मकसद भी यही था कि हम जो है वो जितना हो सके कंप्यूटर का साइज़ पोर्टेबल कर सके, एक से दूसरी जगह जो है वो ले जाने वाला कर सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, और इसमें जो है वो वायरलेस और वायर्ड न्यू इनपुट आउटपुट जो है वो हमें मुतारिफ़ करवाई गई थी। उसके बाद इसका साइज़ बहुत स्मॉल था, हाई रिलायबिलिटी थी, पावर कंजप्शन बहुत कम था, अफोर्डेबिलिटी थी। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो आजकल आपको 5,000 का भी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल मिल जाता है मार्केट में। फिर इसके साथ जो है वो आपको बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर, हर काम को करने के लिए आपको जो है वो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया था, जो कि उस एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है वो अपना काम परफॉर्म कर सकते थे। फिर जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर GUI बेस्ड थे, मतलब छोटी इमेजेस के लिए जो है वो आपको नज़र आती थी टॉप पे, जिसको समझ के आप जो है वो इजीली समझ सकते थे कि ये बटन हमें किस लिए यूज़ करना है। उसके लिए कोई उसका नेम या फिर प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो समझने की ज़रूरत नहीं थी। आप सिर्फ उसकी इमेज देख के आप समझ लेते थे कि हाँ, मतलब ये किस लिए यूज़ होता है। इसीलिए इसको जो है वो यूज़र इंटरैक्टिव कंप्यूटर भी कहा गया था कि यूज़र के साथ इसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। मतलब इमेज को देख के आप जो है वो उसको अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते थे, तो इस वजह से इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कहा गया था। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सबसे पहले इसमें लॉन्च किए गए थे, जिस पे आप जो आजकल भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप डिफरेंट टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, इमेज, साउंड और वीडियो वगैरह, वीडियोग्राफी वगैरह सारा कुछ आप लोग जो है वो आजकल यूज़ कर रहे हैं। बल्कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी लास्ट ईयर जो था हमारे पास, उसमें C और C++ पढ़ाई गई है 10th में। तो ये जो थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, विजुअल बेसिक, C++, जावा, पाइथन, ये वाली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इस फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई थी। उसके बाद हम बात करें तो ये पोर्टेबल था, एक से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान था। वायरलेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो फर्स्ट टाइम इसमें लॉन्च की गई थी। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें इंटेल पेंटियम सीरीज़, डुअल कोर, कोर 2 डू, कोर i3, i5, i7, एप्पल मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर सीरीज़, ये सारी जो है वो एग्जांपल है किसके, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। और अगर आप लोग देखें गौर से तो ये सारे कंप्यूटर्स आजकल जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें हमारा करंट टाइम और आने वाला टाइम, मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट जो है वो सारी फिफ्थ जनरेशन में लाया करेंगे। इसका बेसिकली जो बेस थी, ये किस बेस पे जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं अभी तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मतलब AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब इसकी जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। अगर इसकी मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बेसिकली इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये नेचुरल लैंग्वेज, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके और खुद से काम कर सके। मतलब इसको किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत ना हो, किसी इनपुट की ज़रूरत ना हो, ये खुद से जो है वो सोच सके, समझ सके, काम कर सके। मतलब इसको जो है वो किसी मैन की ज़रूरत ना हो, इस तरह से इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की जा रही है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, उसमें सबसे पहले आ जाता है कि इसको डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक ऐसा रोबोट बनाया जा रहा है जो सिर्फ ना सीख सके बल्कि खुद से सोच भी सके और अपने जो है वो मामलात भी डिस्कस कर सके और प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सके। उसको हमारी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं हो, इंडिपेंडेंटली वो खुद से जो है वो काम कर सके, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सके। उसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग पे, मतलब एट द सेम टाइम मल्टीटास्किंग हो, उसको जो है वो किसी पर्सन की इंस्ट्रक्शन के बगैर खुद से उसको मल्टीटास्क मुख्तलिफ जो है वो काम करने की खुद से मुख्तलिफ काम करने का पता हो। उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हैंडल करना जानता हो, उसके लिए जो है वो उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना हो। कंप्यूटेशन वर्क जो है वो मोर एफिशिएंटली करना जानता हो, खुद से अंडरस्टैंड करे, ना सिर्फ अंडरस्टैंड करे बल्कि रिस्पॉन्स भी करे। किस चीज़ को? नेचुरल लैंग्वेज को, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को ना सिर्फ समझे, अंडरस्टैंड करे, बल्कि उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी करे, कम्युनिकेट करे। प्रॉपर ह्यूमन जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे जैसे लगता है डेवलपमेंट हो रही है, इंशाल्लाह ये चीज़ बहुत जल्दी जो है वो हो जाएगी। उसके बाद जो थी वो हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम एक चाहिए जो खुद से डिसीजन ले सके किसी भी चीज़ का, किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग। हम लोग किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग कोई रोबोट डिज़ाइन करें, लाइक मेडिकल,
माइनिंग या इंजीनियरिंग, तो वो प्रॉपर परफेक्शन जो है वो मटेरियल हो, उसमें किसी की भी एक्स्ट्रा जो है वो इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, जो कि खुद से वॉइस रिकग्निशन कर सके, जेस्चर्स इशारों को समझ सके, यूज़र फ्रेंडली हो, जिसको समझना बहुत ही ईजी हो। मतलब ये एक प्रॉपर मैन बना रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ वाला मैन हो, और जिसको जो है वो बाहर से किसी के आइडियाज़ की ज़रूरत ना हो, वो खुद से हर चीज़ ना सिर्फ डिज़ाइन कर सके, बल्कि उसकी रिकग्निशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो विदाउट एनी अदर पर्सन, वो जो है वो खुद सिंपल इज़ दैट खुद से जो है वो काम परफॉर्म कर सके। इसी के साथ जो है वो हमारी जनरेशन्स ख़त्म होती हैं, इसके बाद हम जो है वो अपनी बेसिक सिस्टम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।